So we कहाँ तक हुआ था? We have seen inertial problems in inertial frame, non-inertial frame. We have seen problems in inertial frame and non-inertial frame. Basically, we are applying Newton's second law and third law for doing the problem, right? Second law क्या है? F net equals to ma. But that second law, F net equals to ma, is only for rigid bodies. Only for rigid bodies मतलब जिसका मास कांस्टेंट है बस उनके लिए है. जिसका मास कांस्टेंट है बस उनके लिए. अगर मास वेरी हो रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के दो टर्म्स रहते. समझ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के दो टर्म्स रहते. तो dp by dt क्या आया था पहले हमको? dp by dt क्या आया था? सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता? मतलब ओरिजिनल लॉ क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ? फोर्स इक्वल्स टू rate of change of momentum, right? Or I can say net force equals rate of change of momentum. Rate of change of momentum. है कि नहीं? तो what was it? F equals to dp by dt, which is equal to d by dt of mv. और यहाँ पे अगर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया डेरिवेटिव्स का तो क्या आएगा? F equals to m into dv by dt, right? Plus v into dm by dt. Now ये जो सेकेंड टर्म था that was for bodies with variable mass. Bodies with variable mass. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने दिया था रॉकेट का. रॉकेट व्हेन इट इज गोइंग अप उसका वेट जो है ना कंटिन्यूसली कम हो जाता क्योंकि एग्जॉस्ट निकल जाता. और जो एग्जॉस्ट निकल रहा वो उसका वेट सिग्निफिकेंट रहता. जो रॉकेट का पेलोड रहता, जो रॉकेट का मेन वेट रहता, जो ले जाना है ऊपर, उसका वेट बहुत कम रहता कंपेयर टू टोटल वेट ऑफ द रॉकेट. क्योंकि मोस्टली रॉकेट में क्या रहता? फ्यूल रहता. फ्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो भी है. या फिर अगर टॉय रॉकेट है, फायरवर्क्स का रॉकेट है, तो मेनली वेट किसका रहता? उसका जो गन पाउडर जो भी यूज करते, ठीक है, और जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस रहता उसका रहता. ठीक है. तो रॉकेट के बारे में हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे रॉकेट के बारे में. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग दिस, करेक्ट? एंड बिफोर दैट लेट अस मेक ए क्विक रिवीजन ऑफ सूडो फोर्स. क्विक रिवीजन ऑफ तो सूडो फोर्स क्या होता? Pseudo force is a force that arises if the observer is doing the problem or taking the parameters by standing in a non-inertial frame. समझ गए? ये pseudo force कहाँ आता? Non-inertial frame में आता. Non-inertial frame में आता. ठीक है. And क्या आता वो pseudo force? If the बोलो if the acceleration of the frame is a bar. If the acceleration of the frame is a bar, so if there is a body of mass m in that frame, if there is a for a body of mass m in the frame, we must consider a pseudo force of minus ma before बोलो minus ma
before applying the application of Newton's laws. Is it clear? इसीलिए अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो उसमें एक सूडो फोर्स आता ma डाउनवर्ड्स, ma डाउनवर्ड्स। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो उस पे नीचे की तरफ आता सूडो फोर्स, कितना आता ma। इसीलिए वेट बढ़ जाता, क्योंकि वेट mg भी नीचे है और ma भी नीचे है, दोनों ऐड हो जाते और वेट बढ़ जाता। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज a downwards, the acceleration of the lift is a downwards, तो सूडो फोर्स किधर आता? ऊपर आता, ऊपर आता। सूडो फोर्स किधर आता? ऊपर आता। और mg नीचे है, वेट नीचे है और सूडो फोर्स ऊपर की तरफ है, तो कोई भी चीज जो एलिवेटर में है, उस एलिवेटर में है, वो हल्की हो जाती और इट बिकम्स लाइटर। इट्स apparent weight will decrease, right? Its apparent weight will decrease। जब ऊपर है एक्सेलरेशन, apparent weight कितना आता? m into g प्लस से आता। जब नीचे है एक्सेलरेशन, कितना आता apparent weight? m into g माइनस से आता, राइट? एंड हर चीज बढ़ जाती। सपोज एक ब्लॉक जो है ना स्ट्रिंग से लटक रहा, अगर एलिवेटर रेस्ट पे है तो उस पे टेंशन कितना आता? mg आता। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही तो टेंशन कितना आता? m into g प्लस से आता। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करा। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, सॉरी लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, यस नीचे है, तो टेंशन क्या आ जाता? m into g माइनस से, m into g माइनस से आता। दिस इज ट्रू ओनली इफ g is a is less than g। अगर a is greater than g है तो टेंशन जीरो हो जाता, नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाता, नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाता। समझ गए क्यों? समझ गए ना क्यों? ठीक है, क्योंकि हवा में आ जाती चीज, या नहीं तो ऊपर जाके छत पे लग जाती, तो नीचे तो कोई नॉर्मल रिएक्शन रहता नहीं, या टेंशन तो रहता नहीं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर स्ट्रिंग पे मास लटक रहा और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, एक्सेलरेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल, तो टेंशन कितना आता स्ट्रिंग में? वेक्टर्स के जैसे ऐड करना ना, वेक्टर्स के जैसे ऐड करना, तो कितना आता टेंशन? बोलो, m into अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता। m into अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि mg नीचे एक्ट करता और ma लेफ्ट या राइट पे एक्ट करता। हॉरिजॉन्टल बोला ना मैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर लेफ्ट पे है तो सूडो फोर्स लेफ्ट राइट पे एक्ट करता, अगर एक्सेलरेशन राइट पे है तो सूडो फोर्स लेफ्ट पे एक्ट करता। सो व्हाटएवर इट इज, वर्टिकल एक रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स कैसा एक्ट करते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर होता, m बाहर निकल जाता, तो m इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता। समझ में आई बात? अब एक और चीज बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर फ्रेम रोटेटिंग है, फ्रेम क्या है? रोटेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेटिंग फ्रेम? रोटेटिंग फ्रेम मतलब एक फ्रेम जो है ना, क्या? फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेम है, ठीक है, सपोज दिस फ्रेम इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। नहीं, ये फ्रेम जो है ना ऐसे रोटेट कर रहा, कहाँ पे रोटेट कर रहा? ये जो एक्सिस दिखाई दे रही है आपको, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कर रहा फ्रेम। समझ में आया? अबाउट दिस एक्सिस दिस फ्रेम इज रोटेटिंग। तो इसका क्या आता? इसका क्या आता? इसका क्या हिस्सा है देखेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेम है ऐसे रोटेट कर रहा, ठीक है। सपोज इस पे जो है ना ऑब्जर्वर खड़ा है, इस पे ऑब्जर्वर खड़ा है एंड इट इज रोटेटिंग विद सपोज ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा क्या है? इसका एंगुलर स्पीड है। क्या है? एंगुलर स्पीड। कुछ भी हो सकता है एंगुलर स्पीड, 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड, 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड, या नहीं तो 10 रेडियंस पर सेकेंड भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ओमेगा से रोटेट कर रहा। अभी इस पे जो है ना एक ऑब्जर्वर है, इस पे जो है ना एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे देयर इज ए ब्लॉक इधर रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r। ये जो डिस्टेंस है कितना है? r है, तो यहाँ पे r लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्टेंस r है, वाइट दूसरे कलर में।
ये r है, ये डिस्टेंस क्या है r है, और इसका मास है m, ये ब्लॉक का मास क्या है m है, समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये जो पर्सन है वो भी जो है ना ब्लॉक के पास खड़ा है, एंड ही इज लुकिंग एट द ब्लॉक, ही इज लुकिंग एट द ब्लॉक, ही इज स्टैंडिंग ऑन द फ्रेम एंड लुकिंग एट द ब्लॉक। तो ये ब्लॉक पे जो है ना, देखो ये जो पॉइंट r है, r का एक्सेलरेशन कितना रहता? आई एम राइटिंग हियर एट पॉइंट r, एट ए पॉइंट r नहीं, पॉइंट p ले लेंगे। पॉइंट क्या ले लेंगे? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है? p है। ये पॉइंट कितनी दूर पे है? डिस्टेंस r पे है। एट पॉइंट p और द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कितना रहता? बोलो। बोलो। कोई भी चीज सर्कुलर, ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन में है, ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म में है कि नॉन यूनिफॉर्म में है? यूनिफॉर्म में है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन आता? देखो नॉन यूनिफॉर्म में रहे तो दो आते हैं, टैंजेंशनल और रेडियल। यूनिफॉर्म में है तो सिर्फ रेडियल आता, टैंजेंशनल जीरो रहता। तो इस पे क्या आता? रेडियल एक्सेलरेशन आता। क्या आता? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज रेडियल एक्सेलरेशन। समझ गए क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन, समझ गए? ए आर रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, समझ में आया? टैंजेंशनल एक्सेलरेशन इज रीजन zero since it's in uniform सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर बोलना, यूनिफॉर्म मोशन बोले तो रॉन्ग हो जाता फिर। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? ओमेगा इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज जीरो। क्यों अल्फा जीरो है? तो अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी ना। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव आपको एंगुलर एक्सेलरेशन देता। डू यू एग्री? है क्या नहीं? तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता। और व्हाट इज ए टैंजेंशनल? आर अल्फा। भूल गए? ए टैंजेंशनल क्या है? आर अल्फा विच इज ऑल्सो जीरो। तो अल्फा भी जीरो है, ए टैंजेंशनल भी जीरो है, बराबर। अच्छा, व्हाट इज ए रेडियल बोलो? ए रेडियल क्या है? वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हैं, एक और फॉर्मूला है, क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बराबर। तो ए रेडियल क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे वी दिया नहीं, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ? आर ओमेगा स्क्वायर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? आर ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स द पॉइंट बी has an acceleration of r omega square
टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स, समझ में आया? सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट डिस्टेंस आर पे है, ठीक है? ये पॉइंट कौन से कितने डिस्टेंस पे है? आर पे है। तो इसका एक्सेलरेशन रेडियल मतलब सेंटर की तरफ कितना रहेगा? आर ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? सो एट दैट पॉइंट, बोलो, एट दैट पॉइंट since acceleration of the frame is r omega square towards center, और रेडियली इनवर्ट्स बोल सकते हैं इसको, समझ गए? r omega square towards center is also called as can also be written as radially inverts the pseudo force on an object of mass m is radially outward, away from center, और रेडियली आउटवर्ड्स। देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉइंट का किधर रहता? रेडियली इनवर्ट रहता। कौन सा एक्सेलरेशन है वो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये जो एक्सेलरेशन क्या है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते। समझ गए? बात समझ में आई? जो पॉइंट का एक्सेलरेशन है फ्रेम पे वो सेंटर की तरफ है, और वो पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है उसको क्या टर्म देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ? मगर उस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे, क्योंकि वो ऐसे फ्रेम पे है जो जिसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, उस पे सूडो फोर्स एक्ट करता। उस पे क्या एक्ट करता? सूडो फोर्स एक्ट करता, और वो रेडियली आउटवर्ड रहता। दिस फोर्स इज कॉल्ड centrifugal force। This force is called centrifugal force। समझ गए? and is equal to mv square by r और mr ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? mv स्क्वायर by r और mr ओमेगा स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड। समझ में आया? समझ में आया ना? सेंट्रीपिटल एक्स, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना अगर रोटेट कर रहा फ्रेम पे, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहता। उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहता? सेंटर की तरफ रहता उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ठीक है? एंड उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट को देने के लिए उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाना चाहिए। उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाए तो सर्कल पे नहीं रहता। यहाँ पे कौन लगा रहा सेंट्रीपिटल फोर्स? ब्लॉक पे सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ कौन खींच रहा ब्लॉक को, और फोर्स कौन लगा रहा? अगर ऑब्जेक्ट रख दिया और मैंने रोटेट किया फ्रेम को, तो सेंटर की तरफ पकड़ के कौन रख रहा ऑब्जेक्ट को? सेंट्रीपिटल फोर्स ना। वो फोर्स क्या है यहाँ पे? कौन दे रहा वो फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? कौन प्रोवाइड कर रहा? सेंट्रीपिटल फोर्स ब्लॉक पे कौन प्रोवाइड कर रहा? क्या वेट प्रोवाइड कर रहा? नहीं, वेट तो नीचे की तरफ है।
क्या नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ है। हाँ भाई, वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरा क्वेश्चन सुनो पहले। ये जो ब्लॉक टिका हुआ है सर्कल पे, रोटेट कर रहा, सेंटर की तरफ कोई ना कोई खींच रहा ना इसको, कौन पकड़ के रख रहा? हाँ बोलो बोलो। अरे भैया, रियल वर्ल्ड में कौन होल्ड कर रहा है इसको सेंटर की तरफ? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने एक स्ट्रिंग पे एक पत्थर लगा के गोल घुमाया, स्ट्रिंग पे पत्थर लगा के गोल घुमाया, तो स्ट्रिंग पत्थर पे फिर रहा ना, सॉरी, स्ट्रिंग पे पत्थर फिर रहा ना, हाँ, सर्कल में फिर रहा ना, क्या स्टोन, उसको सेंटर की तरफ फोर्स कौन दे रहा? टेंशन इन द स्ट्रिंग दे रहा, राइट? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर मैं कट कर दिया, स्ट्रिंग कट कर दिया, तो क्या सर्कल पे रहता? वो वैसे ही फिरते रहता, चले जाता, क्योंकि कोई इस पे सेंटर को खींचने वाला नहीं है, वो टेंजेंशियली चले जाता कहीं। समझ गए? यहाँ पे भी जब ब्लॉक गोल फिर रहा, यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है, नहीं है, तो अगर फिर रहा, अगर ये if it is rotating on the circle, somebody is providing the centripetal force. Who is providing? A general question है। very good, very good। कौन प्रोवाइड कर रहा? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा। सेंटर की तरफ फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? फ्रिक्शन। वेरी गुड, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता ना, फ्रिक्शन नहीं रहता ना, तो वो गोल नहीं फिर सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर रोड कर्व्ड है, कार चला रहे आप, रोड कर्व्ड है, तो कर्व एक सर्कल का पार्ट है ना, तो आप जो है ना टर्न करते कार, तो वो सर्कल पे टर्न हो जाती। कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको सर्कल पे फिरने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड कार। अगर वही कार आपने आइस पे टर्न किया तो क्या टर्न करती कार? नहीं करती। समझ गए? आपके टायर्स टर्न करते सामने के, स्टीयरिंग के, जो स्टीयरिंग कर रहे हैं आप, टायर जो है ना एंगल पे आ जाते, बट कार नहीं आती। कार स्लिप होकर सीधा वैसी चले आती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए सर्कल पे आता नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा। कौन प्रोवाइड कर रहा? फ्रिक्शन। क्या प्रोवाइड कर रहा? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता ना, तो ये ब्लॉक नहीं फिर सकता सर्कल पे। समझ गए? इनफैक्ट अगर फ्रिक्शन नहीं है, ऊपर ब्लॉक रख दिया और मैंने रोटेट किया ये फ्रेम को, तो क्या होता? ब्लॉक वहीं रहता, नीचे जो है ना उसके नीचे फिरते रहता आपका, क्या फ्रेम फिरते रहता, ब्लॉक को कुछ नहीं होता। समझ गया? अगर फ्रिक्शन है तो ब्लॉक सर्कल पे आता, और उसको होल्ड करके कौन रख रहा? फ्रिक्शन होल्ड करके रख रहा। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैंने ये प्रॉब्लम बाहर से किया, मैं एक बताता हूँ। अच्छा, सेकंड थिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इट अ रियल फोर्स और सूडो फोर्स? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कल। समझ गए? फॉर एग्जांपल, इफ अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन, gravitational force of attraction between earth and sun will provide the centripetal force. If electron is revolving around the nucleus, then the electrostatic force of attraction between the oppositely charged nucleus and electron will provide the centripetal force. समझ में आई बात? समझ में आई ना? देखो मैं, अच्छा, अगर आप फ्रेम पे ठहर रहे, आप फ्रेम पे ठहर रहे और ब्लॉक को देख रहे, तो ब्लॉक पे क्या आता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है रियल फोर्स और सूडो फोर्स? सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज है सूडो फोर्स। क्यों? आप एक फ्रेम पे खड़े हो गए, वो फ्रेम रोटेटिंग है, रोटेटिंग है तो एक्सेलरेटिंग भी है, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर रहता, तो इनडायरेक्टली आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे खड़े हो गए। एक्सेलरेशन फ्रेम का किधर है? सेंटर की तरफ है, तो सूडो फोर्स किधर आता? अवे फ्रॉम सेंटर आता। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात? मैं एक बात, मैं ये प्रॉब्लम दो, देखो लिफ्ट के प्रॉब्लम भी दो तरीके से करे थे हम लोग। ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ था, ऑब्जर्वर अंदर खड़ा हुआ था। ये भी दो तरीके से करता हूं मैं प्रॉब्लम। देखो, लेट मी टेक दिस। देखो, सपोज आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। Will this observer see any pseudo force? No, because he is standing on ground. He is standing on ground. But अगर उसने मास को देखा तो मास का, so according to the observer, according to the observer on ground,
according to the observer on ground, acceleration of object m is r omega square towards center. समझ में आया? Do you agree? ठीक है ना? तो ये ऑब्जर्वर देख रहा ऑब्जेक्ट को, ये देख रहा कि हमेशा जो है ना एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर है. दिस इज आल्सो कॉल्ड, क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. समझ गए? समझ गए? सो फोर्स रिक्वायर्ड is F equals to ma. So force required is F equals to mr omega square. किधर कौन सा डायरेक्शन में? towards center. In the above case, in the case above, this force is, this centripetal force is provided by friction between the object and frame. समझ में आया? Clear? Now let us do the problem by standing on the frame. By standing on the frame. Now suppose this man is standing on the frame. This man is standing on the frame. समझ गए? The block is at rest. According to the observer on the frame, the block or object जो भी है, the block is at rest. Now if the block is at rest, F net must be 0. Do you agree? इस पे F net 0 रहना. But since he is in accelerating frame, समझ गए? But since, but क्यों? खाली since लो. Since he is in accelerating frame. Accelerating frame का दूसरा नाम क्या है? Non-inertial frame. We must consider pseudo force, and this pseudo force is called centrifugal force. That is centrifugal force. समझ गए? तो centrifugal force is how much? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m r ओमेगा स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड्स. समझ में आया? ओके. यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन फ्रिक्शन का डायरेक्शन है. समझ गए? तो इन द अबव केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. देयरफॉर friction must be equal to mr omega square radially inwards. समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल यहाँ पे पहले बिफोर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ था, तो प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अंदर की तरफ रहता.
ये प्रॉब्लम पूरा कैसे करें आप, बाहर खड़े के करें, अंदर भी खड़े के करें तो सेम आंसर आना। लेट अस सी। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड, बट नेट फोर्स जीरो होना है ना, सिंस नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, बोलो, सिंस नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, इक्वल एंड ऑपोजिट, opposite force is required, which is frictional force। समझ गए? फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड है, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी माइनस मत बोलो क्योंकि डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं हम लोग, mr ओमेगा स्क्वायर रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स। ठीक है, रेडियली इन्वर्ट होना चाहिए ये फोर्स, समझ गए? तो पहले जैसा आया अभी ऐसे आया आंसर, समझ में आया? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका नाम आया सेंट्रीफ्यूजेस से। सेंट्रीफ्यूज इज एन सेंट्रीफ्यूजेस आर एंशिएंट मशीन्स यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो सेंट्रीफ्यूज कहाँ पे यूज करते हैं ज़्यादा? बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज का बेस्ट एग्जाम्पल किधर कहाँ है बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड। लैब्स में यूज करते हैं एक्चुअली सेंट्रीफ्यूजेस, मैं बोलता हूँ बाद में। अगर मूवीज देखे तो मूवीज में मालूम होता, ऐसा टेस्ट ट्यूब्स लगाते हैं और रोटेट करते हैं, समझ गए? रोटेट होता है और अलग अलग मास के अलग अलग हो जाते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट में जो है ना, टेस्ट ट्यूब में डाल के रोटेट करते, तो अलग अलग मासेस के जो है ना अलग अलग जगह आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मास रहा तो ज़्यादा फोर्स लगता, कम मास रहा तो कम फोर्स लगता, और अलग अलग हो जाते, समझ गए? क्लियर? फ्लैश में बताता ना, फ्लैश उन सेंट्रीफ्यूज आहिस्ता काम कर रहा बोल के खुद ही हिलाता उसको, समझ गए? तो खैर एनीवे, और एक का है वॉशिंग मशीन में ड्रायर में यूज करते। अगर क्लॉथ ड्राई करना है तो वेरी फास्ट रोटेट करता, रोटेट कर रहा तो क्या होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता कपड़ों पे, और होल्स रहते ड्रम पे, तो पानी एस्केप हो जाता, कपड़े रह जाते अंदर, तो सेपरेट हो जाता। और क्या यूज करते? बटर जो एक्सट्रैक्ट करते मिल्क से, उसमें भी यूज करते। खैर उसका उधर कोई अलग चीज है। आपको केमिकल बॉन्डिंग हो गया? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ चीजें सीखते हैं आप लोग, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने के बाद बोलो एक बार, मैं बताता हूँ वो क्या बोलते हैं, बटर कैसा एक्सट्रैक्ट करते, ठीक है? उसमें कुछ चीजें सीखना पड़ता आपको। खैर एनीवे, ठीक है। तो किसी ने सेंट्री पे क्या बोलते हैं, खैर एनीवे, लेट अस टॉक अबाउट फ्रिक्शन लेटर। फ्रिक्शन उतना इजी नहीं है समझना, थोड़ा उसके लिए कुछ चीज़ें दिमाग में रखना पड़ता। फ्रिक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है ना हम लोगों को सीखना पड़ता, तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कंसिडर इन फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं दे आर जस्ट एन अपडेट ऑफ प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व्ड इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमको कंसिडर करना पड़ता, ठीक है? उसमें क्रॉस चेक करना पड़ता कुछ चीज़ें आंसर करने से पहले। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिए, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिए और न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई कर दिए, और आपको आंसर आ गया। मगर फ्रिक्शन में जो है ना कुछ चीज़ें कंसिडर करके आंसर करना पड़ता, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। बाद में बोलता हूँ मैं क्यों सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बाद में बोलता हूँ मैं, आई विल जस्ट स्टार्ट दैट टॉपिक लेटर। तो जस्ट कीप इन माइंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स किस कौन से फ्रेम में आता है आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स जब आप प्रॉब्लम जो है ना बाहर खड़े के कर रहे तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता, और सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा अकॉर्डिंग टू यू व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, और वो फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट इज पुलिंग द
ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आया? Whereas अगर आप फ्रेम पे खड़े हो गए यहाँ पे, तो आपके रेस्पेक्ट से तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, विद रेस्पेक्ट टू यू तो रेस्ट पे है। समझ गए? बट इस फ्रेम पे एक सूडो फोर्स आता जो क्या है, रेडियली आउटवर्ड रहता, और उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए centripetal force is a real force, centrifugal force is not a real force, centrifugal force is a pseudo force। और एक बात, कुछ लोग करते हैं प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बुक्स में लिखे रहता कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा न्यूक्लियस के अराउंड, समझ गए? न्यूक्लियस उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा, करेक्ट है वहां तक, मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर रहा किस पे, ऑर्बिट पे, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों कैंसिल, मतलब बैलेंस कर लेते, इसलिए इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर की तरफ जाता ना तो अंदर की तरफ जाता बोलते। मगर वो पूरा एनालिसिस रॉन्ग है। क्यों? जब आप प्रॉब्लम बाहर ठहर के कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं करना, जब आप प्रॉब्लम अंदर ठहर के कर रहे हैं फ्रेम में तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं करना। समझ गए? एक फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आता, दूसरे फ्रेम में सेंट्रीपिटल फोर्स आता और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आता। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सॉल्यूशन में कभी भी एक साथ मेंशन नहीं करना। अगर बाहर ठहर के कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल से करो, अगर अंदर ठहर के कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल से। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों इक्वल है, ये कभी भी नहीं आता, ये पूरा रॉन्ग है। रॉन्ग है, या नहीं तो ये बोल सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट है और उसका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर नहीं है, तो ऐसा करता, वरना नहीं करना। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट let us go to problems concerning variable mass। ओके, वेरिएबल मास के प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है? सो एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल बोलो। तो मैं एक मिनट, ठीक है? नाउ सपोज यू हैव ए गन, ठीक है? आपके पास एक गन है और गन में से बुलेट्स आ रहे हैं, गन में से बुलेट्स आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है? ओके, गन में से बुलेट्स आ रहे हैं, ठीक है? बुलेट्स का मास कुछ है स्मॉल एम। बुलेट्स का मास क्या है? स्मॉल एम है। बुलेट्स का मास क्या है? बुलेट्स का मास स्मॉल एम है, ठीक है? और गन का मास है कैपिटल एम। गन का मास है कैपिटल एम। तो इनका मास है स्मॉल एम और गन का मास है कैपिटल एम। और बुलेट्स की वेलोसिटी दिया, बुलेट्स की वेलोसिटी दिया। बुलेट्स की वेलोसिटी सबकी कितनी है? v है। समझ गए? बुलेट्स की वेलोसिटी सबकी कितनी है? v। नाउ कॉमन सेंस ये बोलता अगर कंटिन्यूअसली बुलेट्स आ रहे हैं गन में से तो एक रिकॉइल फोर्स लगता गन पे। समझ में आ? गन पीछे की तरफ जो है ना रिकॉइल होती है, उसको बोलते हैं रिकॉइल फोर्स। नाउ यू नीड नॉट नो फिजिक्स फॉर दैट, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। समझ गए कि गन पे
रिकॉइल फोर्स आता, क्या आता? रिकॉइल फोर्स आता, समझ गए? गन पे रिकॉइल फोर्स आता। वो रिकॉइल फोर्स कितना आता हम लोग देखेंगे, ठीक है? वो रिकॉइल फोर्स कितना आता हम लोग देखेंगे। तो ये गन है, बुलेट्स निकल के आ रहे हैं, वेलोसिटी v से, सारे बुलेट्स की वेलोसिटी v है, एंड द गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकेंड, n बुलेट्स पर समझ गए? समझ में आया ना? अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता? न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt। समझ में आया? क्लियर? तो गन पे कितना फोर्स लगता हम लोग देखेंगे, गन पे कितना फोर्स लगता। ये जो बुलेट्स निकल के आ रहे हैं ना, उनका सबका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जो बुलेट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, उनका सबका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मगर मास टाइम के साथ साथ निकलते आ रहा ना बुलेट्स का। देखो, पहले एक भी बुलेट नहीं था, बाद में एक आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, 10 आ गए। तो टाइम जैसा जैसा बढ़ रहा, जो बुलेट्स का टोटल मास है जो निकल के आ रहे हैं वेलोसिटी v से, उनका मास बढ़ते जा रहा। समझ गए? सो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर द बुलेट्स coming out of the gun, v is constant and m is increasing। समझ में आया? तो dv by dt is 0 and dm by dt is कितना? एक बुलेट का मास m है और एक सेकंड में n बुलेट्स आ रहे, तो एक सेकंड में कितना मास आता? m इंटू n। समझ में आया? एक एक बुलेट एक एक केजी का है। अगर 5 बुलेट आ रहे हैं एक सेकंड में एग्जाम्पल, तो 5 केजी पर सेकंड आ रहे हैं ना बुलेट आपके, तो बुलेट्स का मास 5 केजी पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा उस रेट से। समझ में आई बात? समझ गए? तो फोर्स exerted by gun on the bullets is, देखो क्या था, ये इक्वेशन यूज करो, F इक्वल्स टू m dv बाई dt, तो m इंटू 0 आता प्लस v इंटू dm बाई dt, तो क्या आता? m इंटू n आता। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये dv बाई dt है, ये क्या है? dv बाई dt है, और ये क्या है? dm बाई dt है। समझ में आया बात? dm बाई, समझ में आया? तो F इक्वल्स टू m v n, ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय गन ऑन द bullets from Newton's third law। Third law, force exerted by bullets on the gun is also same। Is also MVN। MVN समझ में आया? तो रिकॉइल फोर्स क्या रहता?
MVN रहता, समझ में आया? तो ये एरेज कर दूं मैं? समझ गया? वीडियोस देखे होंगे अरब्स एंड गन्स बोल के, मशीन गन मारता पीछे गिर जाता हूँ, ठीक है? वो रिकॉइल फोर्स है, समझ गए? तो गन चलाने के लिए आदमी में भी दम होना पड़ता, समझ गए? मैं तो रिकॉइल फोर्स नहीं संभाल सकता हूँ, ठीक है? या नहीं तो क्या करते, स्टैंड पे माउंट करके मारते गन, अगर बड़ी गन रही तो, समझ गए? हाथ में लेके नहीं मारते, ठीक है? रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड भी अगर मारे तो इधर इधर लगा के मारते, समझ गए? इधर इधर ऐसा लगा के मारते, समझ गए? कॉलर बोन पे रख के मारते गन, समझ गए? अगर शोल्डर पे रख के मारा तो क्या होता? हाँ, सामने रॉकेट भी जाती मगर लॉन्चर भी पीछे चले जाता, समझ गए? तो सामने वालों को भी लगता, अपने लोगों को भी लगता, ठीक है? तो इसलिए देख के करना पड़ता, समझ गए? अच्छा, जनरली गन्स का ज्यादा क्यों नहीं रहता रिकॉइल फोर्स? क्योंकि बुलेट्स बहुत छोटे रहते, क्योंकि मासेस क्या रहते, कम रहते, इसलिए रिकॉइल फोर्स कम लगता। वेलोसिटी ज्यादा रहती बट मास क्या रहता, कम रहता बुलेट्स का, समझ गए? छोटे गन्स आते ना, समझ गए? रिवॉल्वर्स वगैरह उसके क्या रहते, छोटे रहते बुलेट, इससे ज्यादा रिकॉइल फोर्स नहीं लगता। अगर बड़े हैं बुलेट्स, समझ गए, AK-47 वगैरह है, अगर कैलिबर ज्यादा है बुलेट का तो रिकॉइल फोर्स ज्यादा रहता, तो अच्छी तरह पकड़ के मारना पड़ता, ठीक है? क्लियर? अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूँ रिकॉइल फोर्स का। जब होज में से वाटर जा रहा, वाटर होज में से, पाइप में से वाटर जा रहा, अगर पाइप पकड़े नहीं तो पाइप पीछे चले जाता, राइट? क्योंकि पाइप वाटर पे फोर्स लगा रहा तो वाटर भी पाइप पे फोर्स लगा रहा। कितना फोर्स लगाता देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है? सो ये क्या है, क्या बोले हम? नहीं मालूम अम्मा, हिंदी नहीं देखता मैं। हिंदी देखे तो दिमाग चिढ़ जाता है, समझ गए? हाँ हाँ, और क्या है पाइप? ओके, तो पाइप कैसा रहता बोलो? पाइप का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहता, पाइप का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहता, ठीक है? और इसमें से वाटर आ रहा, ठीक है? तो पाइप में से जो है ना वाटर आ रहा, सपोज, क्या बोले? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ खाली एग्जांपल। सो देयर इज सम वाटर कमिंग फ्रॉम द पाइप, इसका कुछ एरिया रहता, क्या रहता? एरिया। किसका एरिया रहता? पाइप का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहता, लेट दैट बी ए, लेट दैट बी ए। और कुछ स्पीड से आता वाटर, वाटर कुछ स्पीड से आता, ठीक है? ये काम नहीं कर रहा अम्मा। Okay, water is coming with some velocity v, with some velocity v, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है a, समझ गए? अब
न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता, फिर से बोलो। F इक्वल्स टू m dv by dt प्लस v dm by dt। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, है ये पाइप इज फिक्स्ड, पाइप इज फिक्स्ड। अच्छा, ये dm by dt को क्या, अच्छा तो ये पहला वाला जीरो हो जाता, ये टर्म जीरो हो जाता, समझ में आया? तो F इक्वल टू क्या हो जाता बोलो, v इंटू डी एम बाई डी टी। तो सिचुएशन गन के जैसी है, मगर इंस्टेड ऑफ बुलेट्स क्या आ रहा है यहाँ पे, वाटर आ रहा है, इट्स वेलोसिटी v आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते बोलो, dm बाई dt को क्या लिख सकते, तो v इंटू डी बाई डी टी ऑफ m को लिख सकते वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मालूम, m को लिख सकते वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये v क्या है, वॉल्यूम है। कैसा मालूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता, मास बाय वॉल्यूम होता, समझ गए? ये क्या है, डेंसिटी है, समझ गए? ये क्या है, वॉल्यूम है, समझ में आया? क्लियर? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, समझ में आएगा? तो ये क्या हो जाता देखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो F इक्वल्स टू V इंटू डी बाई डी टी ऑफ रो को ऐसे लिख दिया, डेंसिटी को, वॉल्यूम को लिख सकते एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। देखो भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता, पाई आर स्क्वायर एल, उसका लेंथ, समझ गए? और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया इंटू हाइट, समझ गए? तो एरिया इंटू हाइट हमेशा जो है ना, कोई भी प्रिज्म का वॉल्यूम होता। प्रिज्म मतलब क्या, जिसका नीचे का बेस और ऊपर का सेम रहता शेप और वॉल से कनेक्टेड है, उसको प्रिज्म बोलते। पिरामिड मतलब क्या, नीचे कुछ एरिया है, ऊपर एक पॉइंट है, तो पिरामिड, समझ में आ? कौन पिरामिड होता, कौन इज ए सब कैटेगरी ऑफ पिरामिड, सिलेंडर इज ए सब कैटेगरी ऑफ प्रिज्म। पिरामिड का नीचे कुछ एरिया रहता, ऊपर क्या रहता, एक पॉइंट रहता। हमेशा प्रिज्म का वॉल्यूम हमेशा क्या आता, बेस एरिया इंटू हाइट आता, बेस एरिया इंटू हाइट आता। और कोन का इंटू हाइट इंटू 1/3, समझ गए? बेस एरिया इंटू हाइट इंटू 1/3। अब आप लोगों को डाउट आया अगर कहाँ से आया 1/3, तो कर सकते, क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं कभी बताता हूँ आप लोगों को, अभी नहीं, ठीक है? इवन जो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी इंटीग्रेशन से ही आया, समझ गए? हर चीज इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, खैर हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, समझ में आया? तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता, देखो थोड़ा गौर करो, यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू वेलोसिटी। जब डेरिवेटिव में कांस्टेंट है कुछ मल्टीप्लाई होके, तो कांस्टेंट बाहर आ जाते। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 10x स्क्वायर है, तो 10 बाहर ले लेते ना, x स्क्वायर का 2x लिखते, 20x हो जाता। तो यहाँ पे अगर गौर करो तो ये जो पानी निकल के आ रहा बाहर, हाँ, उसका एरिया कांस्टेंट है और डेंसिटी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी और एरिया बाहर आ जाते, तो रो ए बाहर आ जाता, अंदर क्या बच जाता, डी बाई डी टी ऑफ एल बच जाता, समझ गए? तो डी बाई डी टी ऑफ एल मतलब क्या, टाइम के साथ कितना लेंथ बढ़ रहा, टाइम के साथ कितना लेंथ बढ़ रहा, टाइम के साथ जो लेंथ बढ़ रहा, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, समझ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज नथिंग बट वेलोसिटी। डीएल बाई डी टी क्या आता, वेलोसिटी आता। बट यहाँ पे लिखो dl by dt is equal to v, समझ गए? तो फोर्स क्या आ गया, therefore force equals to rho v square a, समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या है,
कंक्लूजन क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय the pipe on water is rho v square A by Newton's third law. Force exerted by water on the pipe is rho v square A. समझ में आया? ठीक है, अब एक और चीज बोलता हूँ आपको। अगर एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, वॉल पे वाटर आके स्ट्राइक कर रहा, वॉल पे क्या हो रहा? वाटर आके स्ट्राइक कर रहा, ऐसे वॉल पे वाटर आके स्ट्राइक कर रहा, पर स्ट्राइक करने के बाद जो है ना, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही। किसकी? वाटर की वेलोसिटी जीरो हो जा रही। इसका मतलब वाटर ऐसे चले जा रहा। कैसे चले जा रहा? ऐसा हो जा रहा। समझ गए? समझ में आई ना बात मेरी? वाटर आके जो है ना दो तरफ फैल जा रहा है ऐसे। तो क्या है सिचुएशन अभी देखो, तो वाटर का डायरेक्शन इधर है, फिर स्ट्राइक करके इधर चले जा रहा और इधर चले जा रहा। तो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द वाटर? नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द वाटर। और क्वेश्चन क्या है देखो, इसका डेंसिटी रो है, वेलोसिटी v है, और इसका एरिया a है, वाटर जो आके स्ट्राइक कर रहा। ठीक है, तो देखो जैसा पाइप से निकल के आया ऐसा ये जाके खत्म हो जा रहा। तो बाई लॉजिक पूरा सॉल्व भी करे आप तो क्या आता? और नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय द वॉल कितना रहता? रो ए। समझ में आया? रो समझ में आई बात? देखो कुछ नहीं, वेलोसिटी v जाके खत्म हो गई ना, तो चेंज इन वेलोसिटी v है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी v है, v से जीरो हो रही। समझ गए? dm बाई dt कितना आता? रो ए भी आता। तो देखो दो टर्म्स है ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं बताता हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या है? बोलो बोलो, फोर्स इक्वल टू क्या है? नहीं न्यूटन से सेकंड लॉ से बोलो। वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी तो नहीं है, छोड़ दो। तो ये तो v है, क्योंकि v जाके जीरो हो रहा, तो ये टर्म जो है ना v है। समझ में आया? ये v है, और ये कितना है? रो ए v है। समझ गए? तो फोर्स क्या आता? रो ए वी स्क्वायर आता। समझ में आई बात? अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन बताता हूँ मैं, जहां पे वॉल पे स्ट्राइक कर रहा, मगर पानी जो है ना वापस आ जा रहा। समझ गए? इधर नहीं जा रहा पानी, पानी जो है ना वापस आ जा रहा। कैसे आ रहा वापस? जैसे गया वैसे ही वापस आ रहा। समझ गए? ऐसे आ रहा वापस।
जैसे गया वैसे ही वापिस आ रहा। कब होता है ऐसे? बाद में आप लोगों को एक टर्म आता, इनइलास्टिक कोलिजन में लग के जीरो हो जाती वेलोसिटी, इलास्टिक कोलिजन में लग के जो है ना रिबाउंड होके वापस आता वाटर। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आयरन का स्पीयर लेके मड पे ड्रॉप करा तो क्या होता? रुक जाता, उसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते। अगर मैंने एक रबर का बॉल लेके एक हार्ड सरफेस पे ड्रॉप किया तो जैसा गया वैसे ही ऊपर आता ना, उसको इलास्टिक बोलते। वाटर का जो वॉल पे लग रहा वो भी दो है, एक वाटर दीवार पे रख के जो है ना सिर्फ गिर जा रहा, वॉल के साथ फैल के गिर जा रहा। दूसरा क्या है? वाटर जाके लग रहा फिर जो है ना रिवर्स आ रहा वाटर। समझ गए? क्लियर? इलास्टिक है। हाँ, तो मतलब वी से गया तो वी से ही आता, समझ जाओ। तो इधर क्या आता मालूम आंसर? इधर क्या आता मालूम? ये आंसर गेस करो क्या आता? गेस करो। गेस करो क्या आता यहाँ पे आंसर? हाँ, गेस करो क्या आता आंसर? भाई जब से जो है ना जाके जो है ना रुक गया था वाटर, तो चेंज इन वेलोसिटी वी लिए, वी जाके जीरो हो गया। अब वी से जा रहा और माइनस वी से वापस आ रहा, वी से जा रहा और माइनस वी से आ रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहती? अरे भैया पहले वी से जाके रुक गया तो चेंज इन वेलोसिटी वी है, वी से जीरो हुआ। अब वी से जा रहा था माइनस वी से वापस आ रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती? क्या हुआ भाई? पहले 10 रुपए थे, बाद में जीरो है, चेंज कितना है? चेंज कितना हुआ अकाउंट में आपके? 10। पहले 10 रुपए थे आपके पास, बाद में 10 का कर्जा हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 20। यही है ना यहाँ पे, 20 से जा रहा था जीरो, जब 20 से जा, हाँ 2v। समझ गए? तो आंसर क्या आता? 2 रो ए वी स्क्वायर आता। क्यों? हर चीज सेम रहती सिवाय इसके, सिवाय ये। अच्छा ये जो v था क्या हो गया? ये 2v हो जाता, ये क्या हो जाता? 2v हो जाता। समझ गए? तो 2 रो ए वी स्क्वायर होता। समझ गए? अगर वाटर स्ट्राइक कर रहा है इनइलास्टिकली तो रो ए वी स्क्वायर है नॉर्मल रिएक्शन, अगर इलास्टिकली स्ट्राइक कर रहा तो 2 रो ए वी स्क्वायर। क्या माँ? और रहती ना वाटर में इलास्टिसिटी? नहीं रहती। कभी नहीं देखे दीवार पे मार रहे तो वापिस आ रहा से वाटर? समझ गए? आता। देखो भाई, हाँ आइडियल तो नहीं रहता, मगर फिजिक्स में जो है ना समझ जाना। ऐसा बोला तो फ्रिक्शन नहीं है सो जगह देखे कभी दुनिया में, पर करे ना प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पूरे आइडियल सिचुएशन है। क्या है? आइडियल। रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते, मगर इमेजिन कर लेना हम अगर ऐसा रहता था तो क्या होता था। समझ गए? ये क्लियर? अच्छा अभी इसका क्या होता बोलो, अगर ये वॉल है, समझ में आया? तो वाटर ऐसे आ रहा था, वाटर इधर वी से आ रहा था और इधर वी से चला गया। समझ गए? और ये जो एंगल है ना, क्या है? थीटा है। ये भी थीटा रहता, ये भी थीटा रहता। समझ गए? ये एंगल भी थीटा है और नीचे भी एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल थीटा है। अब बोलो फोर्स क्या आता? नॉर्मल रिएक्शन।
तो फिर से इक्वेशन लिखो, क्या है इक्वेशन? F इक्वल्स टू V dm by dt। dm by dt रो ए वी स्क्वायर ही रहता, रो ए वी ही रहता, क्योंकि पानी जितना जैसा आ रहा था वैसा जा रहा, मतलब पर सेकंड उतना ही पानी चेंज हो रहा, समझ गए? तो ये पार्ट क्या रहता? ये पार्ट क्या रहता? रो ए वी रहता, समझ गए? अब क्वेश्चन ये पार्ट क्या है? वी कितना चेंज हुआ वॉल के इम्पैक्ट से देखेंगे, समझ गए? तो देखो ये वी के दो कंपोनेंट्स है, ये वी के दो कंपोनेंट्स है, दिख रहा? ये पे बता रहा हूँ। वेरी गुड, क्या है बोलो? ये वी के दो कंपोनेंट्स है। वी के दो कंपोनेंट्स है। ये वाला क्या है? वी कॉस थीटा है। कैसा मालूम? अगर ये देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहता, समझ गए? अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो ये थीटा है, समझ गए? तो ये अगर v है तो ये क्या रहता? v cos थीटा, समझ गए? और ये क्या रहता? v sin थीटा रहता है। ये v sin थीटा रहता, ठीक है? तो बोलो, जो स्ट्राइक हो रहा, स्ट्राइक होने के बाद v sin थीटा चेंज नहीं होता, पहले भी v sin थीटा था नीचे की तरफ, बाद में भी v sin थीटा नीचे की तरफ ही है। तो ये कंपोनेंट दिस रिमेन्स अनचेंज्ड, समझ गए? ये वाला जो है ना, ये रिमेन्स अनचेंज, ठीक है? मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखो सेकंड वाला, ये जाते वक्त का और ये आते वक्त का। आते वक्त में क्या है? कुछ नहीं, ये रिवर्स कर दो, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा है, समझ गए? तो ये v sin थीटा ऐसे ही रहता, v इधर है और ये इधर हो जाता, समझ गए? क्लियर ना? हेलो, तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं यहाँ पे? v sin थीटा चेंज नहीं हुआ, v cos थीटा चेंज हुआ, राइट? कितना चेंज हुआ? v cos थीटा। जाते वक्त v cos थीटा है, वापिस आ रहा v cos थीटा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 2v cos थीटा, 2v cos थीटा। देखो भैया, मैं लिख के बताता हूँ, देखो देखो, while going, while striking, before striking, बिफोर स्ट्राइकिंग क्या है बोलो? वेलोसिटी v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप। दिखाई दे रहा? देखो v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप। आफ्टर स्ट्राइकिंग, अरे अरे अरे, वो देख के बोलो अम्मा। अरे अरे, आते वक्त क्या है वेलोसिटी? पहले देखो अम्मा क्या है वहां पे। v cos थीटा कौन से डायरेक्शन में है? माइनस, बोलो फिर। आई कैप दिख रहा नहीं अम्मा यहाँ पे? ये भी माइनस है, ये भी तो चेंज क्या है? चेंज इज 2v
2v cos थीटा आई कैप, समझ में आया? और माइनस चेंज बोले तो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज होता, समझ गए? तो माइनस 2v cos थीटा आई कैप होता चेंज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है, समझ गए? 2v cos थीटा ले सकते हैं आप, ले सकते नहीं ले सकते? तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे v की जगह क्या लिखूं, 2v cos थीटा, समझ गए? तो फोर्स कितना आया जल्दी बोलो, रो ए वी स्क्वायर और 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। कैसा आया, ये दो मल्टीप्लाई करे तो आया, dm बाई dt और v मल्टीप्लाई करे तो आया, क्या आया, रो ए वी स्क्वायर 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा, 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर? ये प्रॉब्लम करो अम्मा, आप लोग बोलो। एक प्लेट है ऑफ मास m, इसका मास क्या है, कैपिटल M ले लो, इसका मास कैपिटल M, समझ गए? नीचे से स्मॉल इसका 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 मास स्मॉल m है, ठीक है? ये जो स्फीयर्स है, ठीक है, मार्बल से, समझ गए? क्या बोले, प्लेट के नीचे, प्लेट हवा में है, ठीक है? मार्बल्स भी हवा में है, बराबर। और हर मार्बल का स्पीड जो है ना v है, हर मार्बल का स्पीड क्या है, v है, समझ गए? इसका मतलब एक गन है जो मार्बल शूट कर दिया आपके पास, कितने वेलोसिटी से, v से, और मार्बल का मास क्या है, स्मॉल m है, ऊपर प्लेट का मास क्या है, कैपिटल M है, समझ गए? सपोज यू वांट टू कीप दैट प्लेट इन एयर, मतलब नीचे गिराना नहीं है, प्लेट को वैसे ही हवा में रखना है, तो नीचे से शूट करते जाना उसको। हाउ मेनी मार्बल्स पर सेकंड शुड बी give, or how many marbles per second should be shot to keep the plate in air? बोलो जल्दी बोलो। ये जो प्लेट है उसका मास कैपिटल M है, नीचे से मार्बल्स जो शूट कर रहे हैं वो V से स्ट्राइक करते जाके प्लेट को, किससे स्ट्राइक करते, V से स्ट्राइक करते इलास्टिकली। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, marbles hit the plate elastically with speed v. What must be, how many bullets must be shot per second? How many marbles, sorry, to keep the plate in air? Plate at rest. बोलो ऐसा, ए क्या है अम्मा, बोलो m इंटू एन, एन की वैल्यूज पूछ रहा हूँ ना अम्मा। तो पहले देखो ये प्लेट पे कितने फोर्सेस लग रहे, बोलो मेरे को, ये प्लेट पे कितने फोर्सेस लग रहे, जल्दी बोलो। वेरी गुड, नीचे क्या लग रहा, mg लग रहा, तो यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, प्लेट पे नीचे क्या लग रहा, mg लग रहा, ऊपर क्या लग रहा, f लग रहा, ऊपर क्या लग रहा, ऊपर f लग रहा, और कौन लगा रहे हैं वो ऊपर फोर्स, मार्बल्स लगा रहे, ठीक है? ऊपर क्या लग रहा, f लग रहा। अगर ये एक्सेलरेशन 0 रहना है तो इस पे नेट फोर्स भी 0 रहना है। फॉर एक्सेलरेशन टू बी 0 F net must be 0, समझ गए?
एफ नेट 0 रहना मतलब क्या, एफ मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम जी। समझ गए? तो एफ क्या है, exerted by marbles on the plate. By Newton's third law, it's equal to force exerted by the plate on the marbles. बोलो कितना है? तो इलास्टिक कोलिजन है तो v से आया तो v से नीचे जाता, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v रहती है कि नहीं? अब फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू, बोलो जल्दी, F इक्वल टू v इंटू डी एम बाई डी टी, वी इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये v कितना लेते, 2v, वेरी गुड, 2v लेते। डी एम बाई डी टी कितना लेते? हाँ, एक एक मार्बल का मास क्या है, m है, पर सेकेंड n शूट कर रहे हैं तो m इंटू n, तो ये क्या हो गया, 2mnv। अब ये दोनों इक्वल रहना ना, तो बोलो क्या आता आंसर, F must be equals to mg implies 2mnv must be equal to mg, तो n is equal to mg 2mv। समझ में आया? एक चीज गौर करो, यहाँ पे जितना प्लेट का मास ज्यादा रहता उतना नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ मार्बल्स पर सेकेंड ज्यादा रहते। इट मेक सेंस ना? और जितना ग्रेविटेशन ज्यादा रहता उतना ज्यादा होना मार्बल्स वो भी, एंड जितना मार्बल का मास ज्यादा रहता उतना कम रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि वजन ज्यादा रहा तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता, और जितना वेलोसिटी ज्यादा रहती है उतना कम रिक्वायर्ड रहते मार्बल्स। समझ में आई बात? क्लियर? क्लियर ना? ओके, समझ में आया? ओके, टाइम क्या हुआ? तो कल जो है ना हम लोग ये करते, रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है? रॉकेट प्रोपल्शन में क्या रहता, रॉकेट प्रोपल्शन में क्या रहता, एक रॉकेट रहती, ठीक है, जिसका मास जो है ना वेरी करते रहता। मास क्या होता, वेरी होता उसका, ठीक है? रॉकेट का मास क्या होता, वेरी होता, ठीक है? क्या बोले? रॉकेट का मास वेरी होता, रॉकेट का मास वेरी होता, वेरी मतलब चेंज होते रहता। क्यों चेंज होता? क्योंकि उसमें से एग्जॉस्ट निकलते जाता, ठीक है? तो उसमें पैरामीटर्स क्या क्या रहते? एग्जॉस्ट की स्पीड रहती, और एग्जॉस्ट की स्पीड देते v नॉट, ठीक है? ये जो एग्जॉस्ट की स्पीड है, दिस इज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। मतलब रॉकेट की भी कुछ रहती है स्पीड, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट जो है ना, कुछ स्पीड से जो है ना एग्जॉस्ट निकलते रहती, ठीक है? क्लियर? और रॉकेट का इनिशियल मास देता, रॉकेट का इनिशियल मास m नॉट, और रॉकेट का फाइनल मास देता, रॉकेट का फाइनल मास m। समझ गए?
ठीक है, मतलब जब रॉकेट स्टार्ट करती है उसका मास m0 रहता, जब उसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता उसका मास m रहता। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट का स्टार्टिंग में मास जो है ना 10,000 kg है, तो लास्ट में 500 kg हो जाता उसका मास, समझ गए, क्योंकि मोस्टली फ्यूल रहता वो निकल जाता। ठीक है, तो हम लोगों को कल ये फाइंड करना रहता कि अगर एग्जॉस्ट की स्पीड v0 है, इनिशियल मास m0 है और फाइनल मास m है, तो रॉकेट की जो फाइनल वेलोसिटी रहती या स्पीड रहती है वो कितनी रहती। समझ में आया? इनिशियली रॉकेट स्टार्ट्स एट रेस्ट, initially the rocket starts at rest, समझ गए? find the final velocity v with respect to ground neglect। समझ में आया? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? और ये उतना आसान नहीं रहता, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता, पैरामीटर जो है ना केयरफुली लेना पड़ता, कैसा लेना क्या लेना मुझे है ना हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और कल रॉकेट का डिराइव करके रॉकेट के बेसिस पे प्रॉब्लम भी करेंगे कुछ। ठीक है, और एक और वर्जन रहता है रॉकेट का, वो भी देखेंगे जिसका क्वेश्चन अलग है। क्या ठीक है, और कुछ डाउट्स है? प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, अभी टाइम है आप लोगों को, स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर अभी नहीं करे ना लास्ट में पछताते। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। अगर डेली 50 प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे आप फिजिक्स में तो कुछ नहीं होता, आपका फ्यूचर नहीं है आपको कुछ भी, सीधी बात। 50 ओनली।